गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज फिर से मैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होगी एनालॉजी टेस्ट, सादृश्य परीक्षण, ठीक है ना। इसको सादृश्य का बोलते हैं। सादृश्य का एक और मतलब होता है समानता, ठीक है ना, समानता। भाई आज की जो रीजनिंग के जो चैप्टर होने वाली है वह समानता पे आधारित होने वाली है। अब जो है देखो समानता ये कैसे कैसे आएगा, ठीक है ना, कैसे कैसे समानता के बारे में बात की जाएगी, इन चीजों को समझो। तो समानता का जो ये चैप्टर है, ठीक है ना, ये आपको किसी वस्तु, ठीक है ना, किसी वस्तु से संबंधित, किसी शब्द से संबंधित, किसी अंक से संबंधित होगा, ठीक है ना। आपकी जो ये समानता होगी किसी वस्तु से संबंधित होगी, किसी शब्द से संबंधित होगी, किसी अंक से संबंधित होगी, ठीक। अब उसका इन तीनों का जो संबंध होगा, इन तीनों में से जो होगा वह किसके आधार पर होगा। पहल का मान लो इसके किसी गुण के आधार पर होगा, उसके किसी लक्षण के आधार पर होगा, ठीक है ना, उसके किसी आकार के आधार पर होगा, ठीक है ना, उसके मान लो कि किसी भी भौतिक संरचना के आधार पर होगा, ठीक है ना, और वही हो गया आकार हो गया, ठीक है ना। मतलब कि समानता वह चैप्टर है जिसमें जो है सादृश्य परीक्षण जो है इसमें वैसे आएंगे जिसमें किसी वस्तु के, किसी शब्द के या किसी अंक के उसके गुण के आधार पर, उसके लक्षण के आधार पर, उसके लक्षण के आधार पर, उसके आकार, उसकी बनावट, यानी समझ लो कि उसमें किसी भी प्रकार से किसी दो चीजों के बीच में उस समानता को दर्शाएगा, किसी दो समानता को दर्शाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो है समानता जो है, अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात करें, किसी वस्तु के बारे में बात करें तो देखो वस्तु का जो है, अगर समानता जब चैप्टर आएगा तो वस्तु को रिलेट करेगा उसके गुण के आधार पर, क्या करेगा उसके गुण के आधार पर। उसके बाद से जो है इसकी आकार के आधार पर बात होगी, अगर कोई वस्तु है तो इसकी किसी विशेष प्रकार की बनावट के आधार पर बात होगी, ठीक है ना। इसकी विशेष प्रकार के मानते हैं कि कोई रासायनिक की संबंधित कोई चीज़ है, रासायनिक क्रिया संबंधित है तो उस वस्तु से संबंधित मैंने वो रिलेट करेगा। उसी तरह शब्द है तो देखो भाई शब्द अधिकांश जो एग्जाम में जो आते हैं विलोम शब्द, ठीक है ना, विलोम शब्द आते हैं, उसका जो है पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं। उसके साथ ही साथ जो होते हैं शब्दों की बात की जाए तो जैसे कि दिया रहेगा तुम लोग को इस प्रकार से, मान लो योग्य दिन का रात, ठीक है ना, कहेगा कि दिन जो है रात से रिलेटेड है तो बताइए कि आकाश किससे रिलेटेड है। तो भाई दिन जो है विपरीत रात होता है तो आकाश का विपरीत क्या होगा जी, धरती होगा, धरती होगा ना। तो इसी टाइप से जो होता है शब्द का खेल होता है। अंक जो होता है, मेन जो होता है अंक, ये अंक जो होते हैं बहुत ही, इसमें बहुत ही मतलब ये समझ लो कि डिफिकल्टी लेवल सारे अंक में ही आते हैं। अंक में देखो क्या क्या दे देगा, अंक में किसी विशेष प्रकार का जोड़ दे देगा, ठीक है ना, जोड़ दे देगा। मान लो 2 + 2 देगा 4, मान लो कि यहाँ पे देगा 2 4 से संबंधित है तो बताओ भाई 8 किससे संबंधित है। तो तुम देखोगे कि 2 और 4 के बीच का अनुपात क्या है, 1/2, तो 8 और इसका क्या होगा 16, मतलब 2 दूनी 4, तो कितना दूनी 16 होगा जी, तो 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। तो देखो किसी विशेष प्रकार का जोड़ भी इसमें दिया रहता है, इसमें घटाव भी दिया रहेगा, इसमें किसी विशेष प्रकार के गुणा के मेथड से दिया रहेगा, इसमें किसी प्रकार का भाग दिया रहेगा, इसमें तुम लोग का वर्ग दिया रहेगा, या मान लो कि कहीं वर्गमूल दिया रहेगा, ठीक है ना। इसमें अधिकांश घन दिया रहता है, कहीं घनमूल दिया रहेगा, ठीक है ना, बात समझे, घनमूल दिया रहेगा। मान लो कि इसमें से ये होगा कि तुम्हारा मान लो कि दिया रहेगा 2 + 2, ठीक है ना, ऐसा नहीं, मान लो कि होगा 2 × 2 + 1, मान लो कि यहाँ 5 है, ठीक है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो पूछेगा कि भाई बताओ यहाँ 9 है, ठीक है ना, यहाँ पे 9 है तो इसका आगे क्या होगा। तो तुम देखोगे भाई यहाँ पे 2
प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 है, 2 दूनी 4 1 5 है, और यहाँ पे 2 गुने 3 प्लस 1 है, 3 दूनी 6 1 7 है। यहाँ पे देखोगे भाई 2 चौका 8 प्लस 1 है, तो वैसे ही आगे बना लोगे, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे जो होते हैं इसमें नियम लगे होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, समझे। तो इसमें जोड़ भी दिया रहेगा, घटाव दिया रहेगा, गुणा दिया रहेगा, भाग दिया रहेगा, वर्ग रहेगा, वर्गमूल रहेगा, घन रहेगा, घनमूल रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसमें अंकों में होती हैं। तो सबसे जो होता है डिफ़िकल्ट वो अंक में ही होता है, डिफ़िकल्टीज जितनी भी होती है वो अंक में होती है, क्योंकि ये जो ज़्यादा जो होता है अधिकांश जो होते हैं उसको याद रखना पड़ता है। अगर आपको नहीं याद है तो ये सारे नहीं बनते हैं। और मैं इस हिसाब से कहूँ कि अगर आपको एनालॉजी टेस्ट में एकदम क्लियर आपको कॉन्सेप्ट रखना है तो आपको बहुत याद करने पड़ेंगे, बहुत याद करने पड़ेंगे। देखो इसमें जो होता है इसका कोई विशेष मेथड नहीं होता है, इसका कोई ये क्वेश्चन नहीं होता है कि ये आया उसको हम बना दिए सॉल्व कर दिए, नहीं, ये सारे जो आते हैं किसी ना किसी, ठीक है ना, किसी ना किसी से रिलेट होते हैं, को रिलेट होते हैं आपस में। तो इसके लिए देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ जो है अपने क्वेश्चन सेट किया हूँ। जैसे कि देख लो इसमें किस प्रकार का आएगा। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, क्या दिया रहता है, व्यक्ति और उसका कार्य क्षेत्र से संबंधित ये चीज कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। अब मान लो, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है वकील, कोई व्यक्ति है वकील, इसका कार्य क्षेत्र तुम्हारा कहाँ होता है भाई, इसका कार्य क्षेत्र होता है अदालत में, ठीक है ना, अदालत कहो कोर्ट कहो, ठीक है ना, इसका क्या होता है अदालत कहो कोर्ट कहो। इसको मान लो कि आप न्यायालय कहोगे, न्यायालय है, तो भाई एक वकील का कार्य क्षेत्र कहाँ हुआ, न्यायालय में, ठीक है ना। तो उसी तरीके से दे देगा, बताओ एक डॉक्टर का कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, यहाँ पे तुमको दे देगा खाली जगह, भैया बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप जो है इसको कैसे समझोगे भाई, ये कैसे समझोगे कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है, कैसे समझोगे कि इसको कैसे हल करना है। भैया कुछ ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, आपको बस समझना है कि भाई देख लो यहाँ एक शब्द वकील दिया है, यहाँ एक शब्द न्यायालय दिया है, यहाँ एक शब्द वकील दिया है, एक शब्द न्यायालय दिया है, क्या संबंध है इसमें भाई, क्या संबंध है। अभी तुम समझ लो कि मैंने उसका कार्य क्षेत्र लिखा ही नहीं था, आपके दिमाग खाली था, भाई न्यायालय है वकील है इसमें क्या संबंधित है। तो आप ये सोचो ना कि भाई एक वकील कहाँ पे काम करेगा, एक वकील काम करेगा न्यायालय पे, तो न्यायालय पे जब काम करेगा तो दूसरा दिया है भाई डॉक्टर है, डॉक्टर कहाँ पे काम करेगा, भैया डॉक्टर काम करेगा अपने अस्पताल में, ठीक है ना, क्या काम करेगा अस्पताल में, क्या काम करेगा अस्पताल में, ठीक है ना। यही तो हो गया, यही आपका आंसर दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा आंसर ए में कुछ दिया रहेगा, बी में कुछ दिया रहेगा, सी में कुछ दिया रहेगा, डी में कुछ दिया रहेगा, भाई जहां पे अस्पताल होगा मार दो, वही तो हो गया ना। तो इसी तरीके से आपको देखो कि ऐसे नहीं आएगा, ये पूरा एनालिसिस टेस्ट जो है आपको ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, आपको जो है याद करने पड़ेंगे व्यक्ति और उसके कार्यक्षेत्र, व्यक्ति और उसका कार्यक्षेत्र आपको याद करना पड़ेगा। चलिए हम जो बोलते हैं आप उसको लिखते चलना, हम जो बोलेंगे उसको आप लिखते चलना, हम जो बोल रहे हैं ना कॉपी पेन उठाओ और धगाधक लिखते चलो, समझे। और अगर आपके पास बुक है, अगर आपके पास बुक है किसी भी रीजनिंग के बुक्स का, तो उठाओ एनालॉजी टेस्ट, उसमें देखो सब दिया रहता है, सब पब्लिकेशन में सब दिया रहेगा, आप उसको याद कर जाओ। जितना याद करोगे उतना आपसे ये प्रश्न नहीं छूटेंगे, जितना आप नहीं याद करे हो समझो कि आपके छूटते जाएंगे, क्योंकि आप जानते नहीं हो तो बनाओगे क्या, इसमें कुछ बनाना नहीं है, जोड़ घटा गुना नहीं करना है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप चलो बना लेंगे, इसको याद करना पड़ता है। जब मैंने भी एग्जाम दे रखा था तो बहुत सारे पूरे का पूरा मैं तो याद ही कर गया था। चलो मैं कुछ बताता हूँ, कुछ व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, देखो एक कलाकार का कार्य क्षेत्र कहाँ होता है भाई, एक कलाकार का कार्य क्षेत्र उसका थिएटर होता है, उसका नाट्य कला का मंदिर होता है, ठीक है ना। एक किसान का कार्य क्षेत्र कहाँ होगा भैया, एक किसान का कार्य क्षेत्र होगा उसका खेत। देखो एक क्लर्क है, एक किरानी है, उसका कार्य क्षेत्र कहाँ होगा, उसका कार्यालय होगा। एक दुकानदार है, दुकानदार का कार्य क्षेत्र कहाँ होगा, उसका दुकान होगा। एक रसोईया है, एक रसोईया का कार्य क्षेत्र कहाँ होगा, उसका रसोई घर होगा, किचन होगा। एक पुजारी है, पुजारी अपना काम कहाँ करेगा, मंदिर में करेगा। एक अंपायर है, वो अंपायर जो नॉट आउट आउट और ये चक्का छक्का वाला कहानी करता है क्रिकेट का, उसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, मैदान है। सैनिक है, सैनिक अपने ग्रुप पे किसी छावनी में होंगे। सन्यासी है, वो आश्रम में होगा। डॉक्टर है, अस्पताल में काम करेगा। वैज्ञानिक है, प्रयोगशाला में काम करेगा। शिक्षक है, वो अपने विद्यालय में काम करेगा। मजदूर है, किसी फैक्ट्री में काम करेगा। नायक है, अपना रंगमंच पे काम करेगा। न्यायिक यांत्रिक है,
वह मोटरखाना में काम करेगा, मतलब इंजीनियर। और रेफरी है वो भी मैदान में काम करेगा। रेफरी अधिकांश होते हैं, कई कई सारे खेल के अलग अलग रेफरीज होते हैं। बौद्ध है वो अपना मठ रहेगा, अपने बिहार में रहेगा। जुआरी है अपना जुआ खाना में खेलेगा। यही तो हो गया उसका कार्य क्षेत्र ना। तो जो है आपने एक पढ़ा कि भाई रीजनिंग में एक व्यक्ति रहता है और उसका एक कार्यक्षेत्र रहेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति रहेगा, एक कार्यक्षेत्र रहेगा, और इससे संबंधित आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जिसको आपको हल करना है, ठीक। दूसरा एक रहेगा, दूसरा में व्यक्ति और उसका उत्पाद। क्या रहेगा? व्यक्ति और उसका उत्पाद, ठीक है ना। तो यहां भी व्यक्ति रहेगा, यहां भी व्यक्ति रहेगा। अब यहाँ भी कोई भी दे देगा कि व्यक्ति दे देगा, तो बताओ कि अब इसका उत्पाद क्या होगा। एक दे दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा भाई बताओ क्या रहेगा, ठीक है ना। मान लो कि व्यक्ति उत्पाद में क्या रहेगा, देखो एक किसान है, वह क्या उत्पाद करेगा जी। एक किसान का उत्पाद क्या होता है? एक किसान का उत्पाद होता है उसका फसल। एक किसान का उत्पाद क्या होता है भैया? एक किसान का उत्पाद होता है उसका फसल। तो बताओ एक शिक्षक का उत्पाद क्या रहेगा? बताओ। यहाँ पे मैंने बताया कि भैया एक व्यक्ति का उत्पाद जो है किसान है, एक व्यक्ति जो है किसान है, उसका उत्पाद फसल है। तो एक व्यक्ति शिक्षक है, तो उसका उत्पाद क्या होगा भैया? तो यहाँ पे उसका उत्पाद क्या होगा? इसका उत्पाद क्या होगा? एक शिक्षक क्या तुमको पैदा करके देगा? शिक्षा ही ना देगा तुमको भाई, शिक्षा ही देगा। तो यहाँ पे एक शिक्षक का उत्पाद होगा उसका क्या? शिक्षा, ठीक। ऐसे ही आ गया। तो आओ हम कुछ जानते हैं कि एक व्यक्ति का उत्पाद कौन कौन सा हो सकता है। देखो नाटककार का उसका नाटक होगा, ठीक है ना। एक नाटककार का उसका नाटक उत्पाद होता है। एक किसान का उसका फसल उत्पाद होता है। एक लेखक का उसका उत्पाद पुस्तक होता है, वो पुस्तक लिखेगा। एक कवि का उत्पाद उसका कविता होता है। एक रसोइया का उत्पाद, रसोइया घर में उसका कार्य क्षेत्र होता है, लेकिन एक रसोइया का उत्पाद उसका भोजन होता है, ठीक। एक कसाई का उत्पाद उसका मांस होता है, उसका गोश्त होता है, ठीक है ना, उसका मीट होता है। एक वास्तुकार, एक भवन बनाने वाले वास्तुकार का जो होता है उसका उत्पाद होता है अभिकल्प, उसका बनावट होता है, संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है। एक नृत्यकार का उसका उत्पाद जो होता है नृत्य होगा। एक डांसर का उसका उत्पाद जो होगा डांस होगा। एक कुम्हार का उत्पाद उसका घड़ा होगा, मिट्टी से बना कोई भी आइटम होगा। एक मेसन का उसका मकान होगा। एक बढ़ई का उत्पाद उसका फर्नीचर होगा। एक मोची का उत्पाद उसका जूता होगा, चप्पल होगा। एक शिक्षक का उत्पाद उसका शिक्षा होगा। एक मिस्त्री का उत्पाद जो होगा, घर बनाने वाले मिस्त्री का उत्पाद जो है उसका दीवार होगा, उसका पूरा घर बना हुआ होगा। एक संपादक का उत्पाद उसका संपादन पत्र होगा, मतलब समाचार पत्र होगा। एक सुनार का उत्पाद जो है उसका जेवर होगा, ठीक है ना। एक निर्माता का उत्पाद उसका फिल्म होगा। एक सेवक का उत्पाद उसका सेवा होगा। एक दर्जी का उत्पाद क्या होगा? कपड़ा होगा। एक वास्तुकार का डिजाइन जो होगा उसका उत्पाद होगा। बात समझे? ये आएगा, ठीक। उसके बाद से आओ, एक आता है यंत्र, ठीक है ना, कार्य। एक यंत्र और कार्य, मतलब कि कहने का मतलब है कोई यंत्र है उसका क्या काम होता है। कोई एक यंत्र है उसका क्या काम आएगा। आओ भाई हम एक लेते हैं, एक यंत्र लेते हैं कुदाल। भाई हमने ये इसलिए लिया कि ये सबके पास होता है। कुदाल का क्या काम होता है? कुदाल का काम होता है किसी जगह को खोदना। अब कहोगे भैया हम कुदाल से खोदते नहीं, हम भैया उठा के मिट्टी फेंक देते। तो भैया मिट्टी जहाँ से कोड़ते हो ना, जहाँ से वो खोदते हो ना, तभी ना वहाँ से हटाते हो। तो भैया एक कुदाल का जो होता है, एक कुदाल यंत्र का कार्य होता है कि खोदना। तो जब यंत्र दिया रहेगा, कार्य दिया रहेगा, तो इसके समानांतर में क्या होगा भैया? इसका समानांतर क्या होगा? यहाँ भी कोई यंत्र होगा, यहाँ भी कोई कार्य होगा। अब मान लो कि तुमको दिया है, प्रश्नों में दे दिया रहेगा, बताओ काटना, ठीक है ना। यहाँ पे काटना दे दिया। अब इसमें बताना है कि भाई कुदाल से हम खोदते हैं, ठीक है ना, कोड़ना इसको बोल सकते हो। तो जब हम कुदाल से खोदने का काम करते हैं तो भैया किस यंत्र से काटने का काम करेंगे? किस यंत्र से काटने का काम करेंगे? मान लो कि हम तुमको 3-4 ऑप्शन दे दे रहे हैं, ठीक है ना, 3-4 ऑप्शन दे दे रहे हैं। ये दे दिया मैंने, सुई दे दिया। बताओ सुई से क्या खोद पाओगे? फिर मैंने आपको दे दिया खेना, चलो खेना मैंने दे रहा। मान लो आपको छानी दे दिया, ठीक। मान लो कि मैंने आपको कलम दे दिया, ठीक है।
मान लो कि मैंने आपको कैंची दे दिया, बताओ भैया बताओ कि इसमें से किस यंत्र से तुम काटोगे, सुई से काटोगे कि छेनी से काटोगे, कलम से काटोगे कि कैंची से काटोगे। तो सबसे इसमें मतलब दमदार कौन सा ऑप्शन है? दमदार ऑप्शन है भैया कैंची है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैंची। क्या लिखोगे? कैंची। क्या लिखोगे? कैंची। तो आपने देखा कि किसी यंत्र का कार्य जो होता है उसका जो समरूप होगा वह यंत्र कार्य का होगा। भाई कुदाल से खोदते हैं तो कैंची से क्या करेंगे? काटेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको मैंने बताया कि किसी व्यक्ति का कार्यक्षेत्र आपको याद करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति का उसका उत्पाद याद करना पड़ेगा, किसी यंत्र का उसका कार्य याद करना पड़ेगा। अब आओ कौन कौन से यंत्र होंगे, कौन कौन से कार्य होंगे। देखो दुनिया में, ये जो दुनिया है ना, संसार, इसमें बहुत सारे यंत्र बने हैं, बहुत सारे अनगिनत यंत्र बने हैं। मैं आपको लिखवा नहीं सकता, बता नहीं सकता, आपको खुद से हर समय आपको मालूम होना होगा कि किस यंत्र का क्या उपयोग है। आप साइंस पढ़ो, ग्रामोफोन, टेलीफोन, कौन कौन से ये यंत्र होते हैं, ठीक है ना, टेलीस्कोप, तो ये सब याद रखो कि किस यंत्र से क्या होते हैं। अभी उठाओ, अभी अपने कॉपी पे नोट करो या इस पन्ने को फोल्ड करो, जब समय आए उसको याद करो, ठीक है ना। लिखो आविष्कार और उसके उपयोग, मतलब यंत्र और उसके उपयोग कौन कौन से हैं। तो देखो मैं कुछ बता रहा हूँ। कुदाल से खोदोगे, पतवार जो होता है यंत्र वो खेरा के लिए होता है, फावड़ा खोदने के लिए होता है, छेनी काटने के लिए होता है, बेलचा पलटने उलटने के लिए होता है, चाकू काटने के लिए होता है, कलम लिखने के लिए होता है, सुई सिलने के लिए होता है, और ढाल बचाव के लिए होता है, कैंची काटने के लिए होता है। इतना मैंने ये बेसिक बताया, इतना मैंने बेसिक बताया, इतना नहीं होते हैं, इससे और भी ज़्यादा तुम लोग को याद करने हैं। तो आप उठाओ साइंस की बुक, उसमें साइंस के यंत्र आएंगे। आप देखो अपने आस पड़ोस किस यंत्र का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, ये सारी बातें, ठीक। चलो आप कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कभी कभी दे देता है, दे क्या देता है, मैंने खुद के अपने जीवन में जब से मैंने तैयारी किया, ठीक है ना, तो ये बड़े बड़े बहुत आते हैं, जंतु और उसके बच्चे, ठीक है ना, जंतु और उसके बच्चे, जंतु और उसके बच्चे। चलो तुम एक बात बताओ, ठीक है ना। चलो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई जंतु है, एक बच्चा है, एक जंतु है मुर्गी, एक जंतु क्या है, मुर्गी, एक जंतु है मुर्गी, उसका बच्चा है चूजा, उसका बच्चा कौन है, चूजा। तो भाई हम मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। तो बताओ शेर के बच्चे को क्या बोलोगे, शेर के बच्चे को क्या बोलोगे? अरे भैया शेर का बच्चा क्या होता है, याद रखना पड़ेगा। हर एक जंतु के बच्चे कौन होते हैं, हर एक जंतु के बच्चे कौन कौन से जंतु के बच्चे को क्या क्या बोलते हैं, सबको याद रखना पड़ेगा। गाय का बछड़ा याद रखना पड़ेगा। ऐसे कई सारे हैं जंतु जिनके बच्चे का अलग अलग नाम होता है। कुत्ता का पिल्ला याद रखना पड़ेगा, तब भी जाके तुम ये सब कर पाओगे। तो भैया आपको याद रखना पड़ेगा उसका जंतु और उसका बच्चा, ठीक है ना। तो देखो मुर्गी का बच्चा चूजा होता है, तो शेर का बच्चा शावक होता है, शेर का बच्चा शावक होता है। आओ मैं कुछ बेसिक आपको कुछ मैं बता दे रहा हूँ कि किसका बच्चा क्या होता है। मेरी बातों को सुनो, उसको लिखो, नोट करके याद कर लो, और बाकी सब अपने किसी रीजनिंग के बुक से ही याद करो। नहीं है तो मेरे को कमेंट लिखो, मैं आपको PDF भेज दे रहा हूँ। देखो तितली के बच्चे को लार्वा बोलते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा बछड़ी बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं, शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोलते हैं, ठीक है ना। हिरण के बच्चों को छैना बोलते हैं, हिरण के बच्चे को छैना बोलते हैं, गद्दा के बच्चे को टट्टू बोलते हैं, ठीक है। और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं, मेढक के बच्चों को बैंगची बोलते हैं और काल भी बोलते हैं ना, ठीक है। कीट के बच्चे को लार्वा बोलते हैं, और घोड़ी के बच्चे को पोल्टा बोलते हैं, बोना बोलते हैं। ऊँट के बच्चा को तोड़िया बोलते हैं, ऊँट के बच्चे को तोड़िया बोलते हैं। मानव के बच्चे को शिशु बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ये सारी बातें, मेरी बातों को लिखो, याद करो, और कुछ कहीं से देखो, याद करो। नहीं आ रहा है मेरे को कमेंट लिखो, मैं आपको PDF दे रहा हूँ, कमेंट करो, PDF ले लो। तो ये हो गया। अब देखो, अब कुछ जो होते हैं मैंने बता दिया कि आपको याद रखने पड़ेंगे व्यक्ति और कार्यक्षेत्र, ठीक है ना।
व्यक्ति और उत्पाद याद करना पड़ेगा, यंत्र और कार्य याद करना पड़ेगा, जंतु और बच्चे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब आपको याद रखना है व्यवसाय और उसका औजार, व्यवसाय और उसके संबंधित औजार, व्यवसाय और उससे संबंधित औजार। अब मैं आगे नहीं लिखूंगा, आपको समझना है। ठीक है ना, चलो एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब बताओ कि एक कसाई है, कसाई का औजार क्या होता है भैया? उसका छुरी होता है। उसका कसाई का औजार क्या होता है? छुरी। कसाई का औजार क्या होता है भैया? छुरी होता है। तो हमको बताइए कि किसके सादृश्य है? कसाई का संबंध छुरी से है, कसाई का संबंध छुरी से है, तो एक नाई का संबंध किससे होगा भैया? एक नाई का संबंध किससे होगा? कसाई का संबंध छुरी से है, कसाई का संबंध छुरी से है, तो नाई का संबंध किससे होगा? उसके उस तरह से होगा, उसके उस तरह से होगा या उसका कैंची से होगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक मारो। ठीक है ना, एक व्यवसाय है, ठीक है ना, कसाई एक व्यवसाय है, उसका औजार एक छुरी है। कसाई व्यवसाय है, उसका औजार छुरी है, तो नाई भी एक क्या है? व्यवसाय है, उसका क्या है? औजार छुरी या कैंची हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना भी पड़ेगा कि व्यवसाय कौन सा है, उसके लिए कौन सा औजार का यूज किया जाता है। चलो हम कुछ बेसिक को बताते हैं। कसाई के लिए छुरी का उपयोग किया जाता है, नाई के लिए उस तरह कैंची का उपयोग किया जाता है। बढ़ई आरी से होता है, और उसके रौंदने वाला मशीन जो होता है आप सब याद करोगे। चिकित्सा के लिए बहुत सारी मशीनें होती है, ज़्यादातर यूज स्टेथोस्कोप का होता है, जो कान पे लगा के ऐसे लव डब वाली जो होती है तरंगों को, वो धड़कन को सुनते हैं। दर्जी के लिए सुई होता है, सैनिक के लिए हथियार होता है, माली के लिए खुरपी हसिया होता है, शिल्पकार के लिए छानी होता है, शिकारी के लिए बंदूक होता है, स्याही होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड चौक होगा। ठीक, लोहार के लिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लोहार के लिए उसका घन होता है, हथौड़ा होता है बड़ा वाला। मोची के लिए टेकुआ सुई होता है, और रसोईया के लिए भाई बहुत सारे आइटम होते हैं। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन में रहेगा याद रखोगे, उसके लिए चाकू भी आएगा, उसके लिए छोलनी भी आएगा, कंचुली भी आएगा, कढ़ाई आएगा, सब चीज़ आएगा। ठीक है, लेखक के लिए कलम होता है, लेखनी होता है, कॉपी होता है। ठीक, और योद्धा के लिए भाई जमाना बदल गया। पहले ज़माने में योद्धा लोग सिर्फ तलवार से लड़ते थे, भाला से लड़ते थे। आज के टाइम में बंदूक से लड़ते हैं, तोप से लड़ते हैं। ठीक है ना, तो समय के साथ ऑप्शन के अनुसार आप काम करोगे। उसके बाद से मिस्त्री, ठीक है ना, मिस्त्री है, तरह तरह के मिस्त्री है, तरह तरह के औजार है, आप इसको याद रखोगे। अब देखो एक राजमिस्त्री है, तो राजमिस्त्री मतलब घर बनाने वाला मिस्त्री, उसके पास करनी होगा, वो होता है, उसको बोलते हैं अरे क्या बोलते हैं, हथौड़ा की तरफ होता है, एक तरफ फोड़ने वाला, एक तरफ तोड़ने वाला होता है। वो मेरा नाम याद है पर मैं भूल रहा हूँ। उसको देखना। किसान के लिए क्या होगा? हल होगा। उसके बाद से कुम्हार के लिए उसका वो चाक होता है, मेन तो उसका चाक ही होता है। पेंटर के लिए ब्रश होता है, पेंट होगा। विद्यार्थी के लिए उसका पुस्तक होगा, पेन होगा, कलम होगा। ठीक है ना, और कॉपी होगा। ये सारी चीज़ें इतना समझ गए। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो चलो मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो होता है, एक दिया रहेगा आपका उत्पाद और उसका जो है कच्चा माल। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि भाई किस उत्पाद में किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। आप याद रखना, उत्पाद और कच्चा माल। अब मानो कि हमको भाई पेपर बनाना है, तो पेपर बनाने के लिए कच्चा माल क्या है भैया? लकड़ी का लुगदी होता है, लकड़ी का लुगदी होता है ना। पेपर बनाने के लिए कच्चा माल क्या होता है? ठीक है ना, लुगदी होता है। लुगदी किससे तैयार होता है? लुगदी आपका पेड़ों से तैयार, तो पौधों से तैयार होता है। तो आपको ऐसे ही दिया रहेगा कि बताइए कि पेपर जो है, पेपर का कच्चा माल लुगदी है, पेपर का कच्चा माल लुगदी है, तो मक्खन का कच्चा माल क्या है भैया? मक्खन का कच्चा माल क्या होगा? आप जानते हो कि लुगदी से हम पेपर बनाते हैं, आप जानते हो कि लुगदी से पेपर बनाते हैं। तो भाई किस चीज़ से आप मक्खन बनाते हो? किस चीज़ से मक्खन बनाते हो भैया? दूध से ना मक्खन बनाते हो। ठीक है, दूध से ही ना मक्खन बनता है। तो यह ऐसा ही दिया रहेगा कि पेपर से लुगदी है, तो मक्खन से क्या होगा भैया? दूध होगा। लुगदी से पेपर बनाया जाता है, दूध से मक्खन बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि कागज़ जो होता है लुगदी से तैयार होता है। तेल जो होता है, तिलहन कोई आइटम से, जैसे सरसों हो गया, उसके बाद से राई हो गया, ठीक है ना,
तीसी होता है। तो तेल जो है तिलहन और बीज से प्राप्त होता है, वही सरसों का बीज से। मदिरा मतलब शराब जो होता है अंगूर से, जौ से, और चुआठ वाला जो आप समझते हो ना, देसी मीठे से तैयार हो जाता है, गुड़ से तैयार हो जाता है। मक्खन दूध से तैयार होता है, धातु अयस्क से तैयार होता है, प्रिज्म जो होता है शीशा से तैयार होता है। तो ये इसका कच्चा माल हो गया। ठीक। फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर के लिए कच्चा माल लकड़ी होता है। रबड़ के लिए जो होता है कच्चा माल लैटेनस होता है, ठीक है ना, लैटेस होता है। दूध जो होता है मतलब दही जो होता है उसके लिए कच्चा माल, कच्चा पदार्थ जो होता है दूध होता है। कंबल के लिए ऊन होता है, धागा के लिए रेशम होता है, ऊन के लिए भेड़ होता है, भेड़ से तो कच्चा माल प्राप्त होता है। जूता के लिए कच्चा माल चमड़ा हो गया, वस्त्र के लिए कच्चा माल धागा हो गया, और पुस्तक के लिए कच्चा माल कागज हो गया। ठीक है ना, कागज के लिए कच्चा माल लुगदी, और किताब कॉपी के लिए कच्चा माल पेपर हो गया। बात समझे? आपको ये याद रखना पड़ेगा, जितना याद करोगे उतना ज़्यादा इसमें सक्सेस पाओगे। ठीक है ना। देखो कभी कभी आपको दे दिया रहेगा इसमें, ठीक है, कोई व्यक्ति हो या कोई जंतु हो, कोई व्यक्ति हो या जंतु हो, इसका निवास स्थान से दे दिया रहता है, इसका निवास स्थान दिया रहता है। भाई कोई कोई तो मेरे को बोल रहा होगा कि भैया इस तो सब देख के पढ़ा रहे। भैया देखेंगे नहीं तो इतना बताएंगे कहाँ से? इतनी इतनी बातें, सब चीज़ सब बातें याद थोड़ी रहती है। याद तो सब होता है, पर मैं एक समय में सब थोड़े बोल पाऊंगा ना, इसलिए मेरे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ इसलिए ये कर रहा हूँ। तो देखो कई सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उसका निवास स्थान जो होता है क्या बोलता है, उसका निवास स्थान क्या बोलता है। चलो भाई मैं आपको बताता हूँ, कुछ का ले रहा हूँ। ठीक है ना। एक राजा है, राजा कहाँ पर रहेगा भैया? झोपड़ी में रहेगा? नहीं, राजा का एक महल होता है। राजा का क्या होता है? महल होता है। चलो आपको मैं एक बताता हूँ कि एक कबूतर, ठीक है ना, जा कबूतर जा, कहाँ जाएगा तू? अपने दरबा में जा। ठीक है ना। तो एक कबूतर जो होता है, ठीक है ना, इसको दरबा बोलते हैं, हालांकि दरबा भी लिखा था। एक कबूतर का निवास स्थान भैया कहाँ है? एक कबूतर का निवास स्थान है उसका दरबा। कबूतर जो है एक जंतु है, उसका निवास स्थान क्या कहलाता है? दरबा। उसका निवास स्थान क्या कहलाता है? दरबा। उसका निवास स्थान कहलाता है दरबा। उसका निवास स्थान क्या कहलाता है? दरबा। तो एक कबूतर का निवास स्थान दरबा कहलाता है, तो एक घोड़ा का निवास स्थान क्या कहलाएगा? एक घोड़ा का निवास स्थान क्या कहलाएगा? तुमको प्रश्न में ऐसे ही दे दिया रहेगा, बताओ कबूतर दड़बा में रहता है तो घोड़ा कहाँ रहेगा? अब ये नहीं लिखा रहेगा भैया कि कबूतर दड़बा में रहता है, वो लिखा रहेगा कबूतर दड़बा घोड़ा क्या, कबूतर दड़बा घोड़ा क्या। अरे भाई तो हम देखेंगे कि कबूतर और दड़बा के बीच में क्या संबंध है। देखेंगे कि कबूतर एक जंतु है और उसका निवास स्थान दड़बा कहलाता है, तो हम यहाँ भी देखेंगे कि घोड़ा एक जंतु है, इसका निवास स्थान जो है क्या कहलाता है? स्तबल कहलाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है हमको याद करना पड़ेगा व्यक्ति, जीव जंतु और उसका निवास स्थान। आइए कुछ निवास स्थान बताते हैं। राजा का निवास स्थान महल होता है, कबूतर का निवास स्थान दड़बा होता है, मुर्गी का दड़बा भी होता है, कुत्ता का कुत्ताश्रम होता है। ठीक है ना। किसान का देखो यहाँ पे गलत है, किसान का झोपड़ी दिया है, जरूरी नहीं किसान झोपड़ी में रहता है। आज किसान जो है अच्छे हैं, बड़े किसान अपने भी अच्छे अच्छे घर बना के रहते हैं। सैनिक का अपना एक छावनी होता है, पागल का पागल खाना होता है, घोड़ा का स्तबल होता है, गाय का गौशाला होता है, अपराधी के लिए जेल होता है, सेवक के लिए रेस्टोरेंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि सेवक जो होता है सिर्फ रेस्टोरेंट होता है, घर वाले भी सेवक होते हैं। मधुमक्खी का छत्ता होता है, पादरी का घर जो होता है निवास स्थान गिरजा घर होता है, पक्षी का निवास स्थान घोंसला होता है, सिंह का जो होता है गुफा होता है, मांद होता है, खरगोश का गड्ढा होता है, उसका बिल होता है। खरगोश जो हो गया, सन्यासी का उसका मठ होता है, गाय का गौशाला होता है, मधुमक्खी का मधु वाटिका होता है, उसका छत्ता होता है, भैंस का तबेला होता है। ठीक है, भैंस का तबेला होता है, न्यायाधीश का उसका निवास स्थान न्यायालय होता है, हालांकि एक कार्यस्थल है। वैज्ञानिक का कार्यस्थल प्रयोगशाला होता है, उसका निवास स्थान भी प्रयोगशाला ही होता है। ठीक है, तो आप इसको याद करोगे, बिना याद किए आपको ये एनालॉजी टेस्ट नहीं आएगा। एनालॉजी टेस्ट आप नहीं कर पाओगे कि यह किससे संबंधित है। जितना ज़्यादा वैरायटीज़ के आप याद रखोगे उतनी ज़्यादा आपको इसकी समझ आएगी। ठीक, देखो कभी कभी दिया रहेगा देश उसकी राजधानी, देश रहेगा उसकी
राजधानी रहेगा। कभी कभी दिया रहेगा, देखो ये दोनों मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, कभी कभी देश और राजधानी दिया रहेगा, या कभी कभी उसका देश दिया रहेगा, उसकी मुद्रा दी रहेगी। ठीक है ना। बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि कभी देश और राजधानी रहेगा, कभी देश और मुद्रा रहेगा। देश राजधानी का मतलब दे देगा कि बताओ नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। अब ये नहीं लिखा रहेगा कि भाई नेपाल की राजधानी काठमांडू, ऐसे दिया रहेगा नेपाल काठमांडू। तो बताओ भूटान ऐसे रहेगा। ठीक है ना। अब बताओ इसमें क्या संबंध है भैया, इसमें क्या संबंध है? तो आप देख रहे हो कि भाई ये नेपाल एक देश है, नेपाल क्या है? एक देश है, और काठमांडू क्या है? उसकी राजधानी है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि नेपाल एक देश है, काठमांडू उसकी राजधानी है। तो आप यहाँ भी देखोगे भूटान है, भूटान एक देश है, तो उसकी राजधानी कहाँ है भैया? तो उसकी राजधानी ज्ञात करने के लिए आपको उसको याद रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा, आपको उसको याद करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा देश उसकी राजधानी याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा देश और उसके राजधानी के साथ साथ उसका मुद्रा याद करो, तब भी जाके आपको ये बना पाओगे। ठीक है ना। तो आप निकालो, लूसेंट निकालो, कोई भी बुक निकालो, उसका देश का, उसका राजधानी याद कर लो, उसका मुद्रा याद कर लो। ठीक, तो आपको ये वाला समझ में आने लगेगा। तो आप देख रहे हो कि एक नेपाल है, एक काठमांडू है, मतलब नेपाल देश है, काठमांडू उसका राजधानी है। तो भूटान एक देश है, इसका राजधानी जो होता है थिम्पू होता है। ठीक है ना। इसका राजधानी जो होता है थिम्पू होता है। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है, तो आप याद रखोगे। ठीक, अब ऐसे देखो, आपको दिया रहेगा अमेरिका। ठीक है, आपको दे दिया अमेरिका। अमेरिका का दिया रहेगा आपको डॉलर। ठीक है ना। बोलेगा बताओ भैया, हटाओ, यहाँ पे मैं आपको खाली छोड़ दे रहा हूँ, और बताओ ये क्या है? अब बताओ, अब जरा दिमाग लगाओ। तो भैया आप देखोगे कि अमेरिका क्या है भाई? एक देश है। अमेरिका क्या है? एक देश है। डॉलर क्या है? डॉलर रुपया है। तो आप देख रहे हो कि अमेरिका एक देश है, डॉलर एक रुपया है। तो यहाँ पे क्या होगा? रूबल एक रुपया है। अब कितनों को रूबल पता नहीं होगा रूबल क्या है, तो अब हम इसमें तो हमारी दोष नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। तो रूबल एक मुद्रा है। तो किस देश की मुद्रा भैया रूबल है? किस देश की मुद्रा रूबल है? डॉलर और रुपया, डॉलर और रूबल जो है एक देश की मुद्रा होती है। तो भैया हाई ही आएगा ना, मतलब अमेरिका हिया देश है, हियो देश आएगा, यूरोपिया है तो यूरोपिया है, तो देशों ने घट गया, देशों ने यहाँ पर नहीं है, तो देशों को खोजो। अमेरिका जो होता है, अमेरिका का रुपया बोलते हैं डॉलर को, अमेरिका का मुद्रा बोलते हैं डॉलर। तो किस देश का मुद्रा रूबल होता है? तो रूस का मुद्रा जो होता है रूबल होता है, रूस का मुद्रा रूबल होता है। तब ऐसे होता है। तो आपको इस टाइप का कोई आ जाए तो कैसे जानोगे? जानने के लिए आपको याद करना पड़ेगा देश। ठीक है ना। देश कौन, राजधानी कौन, उसकी मुद्रा कौन। ठीक है ना। किसी देश की राजधानी को याद कर लो, किसी देश की मुद्रा को याद कर लो, ऑटोमेटिकली ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे, आसानी से बन जाएंगे। नहीं याद करोगे नहीं बनेगा, एकदम मेरे से गारंटी ले लो। क्योंकि ये जो होता है ना, रोज दिमाग में नहीं आता है। याद करो तब भी रहेगा, याद करो तभी रहेगा। ठीक, आओ तो हम कुछ देश की राजधानी और उसका मुद्रा बताते हैं। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, यदि नई दिल्ली का रुपया हमारा भाई रुपया है। उसी तरह मलेशिया का राजधानी जो होता है कुआलालंपुर है, और इसका मुद्रा रिगिट कहलाता है। इक्वेडोर का क्वेटो है, उसका रुपया जो है सुक्रे कहलाता है। लिथुआनिया का विलिनियरू है, उसका भी रूबल कहलाता है। चेकोस्लोवाकिया का प्राग है, उसका कोरोना कहलाता है। डेनमार्क का कोपेनहेग है, उसका करोड़ रुपया है। दक्षिण कोरिया का सियोल है, उसका 1 रुपया है। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है, उसका भी 1 है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों एक ही देश से बटे 2 देश है, इसलिए दोनों का मुद्रा 1 रहता है। और देखो क्यूबा का पीसो है, इसका राजधानी हवाना है। केन्या का नैरोबी है, इसका जो है केन्यन शिलिंग है। कोलंबिया का बागोटा है, इसका पैसा पीसो है। ठीक है ना। क्यूबा और कोलंबिया दोनों का पैसा पीसो है। जॉर्डन का अमान है, जॉर्डियन दिनार इसका रुपया है। जापान का टोक्यो है, येन इसका रुपया है। इटली का रोम है, लीरा इसका रुपया है। ठीक है ना। इजराइल का तेल अवीव है, इसका शेकल रुपया है, मतलब रुपया करने का मतलब है मुद्रा है।
आयरलैंड का डबलिन है, आयरिश पाउंड इसका रुपया है। इराक का बगदाद होता है, इराकी दिनार इसका रुपया है। ईरान का तेहरान इसका राजधानी है, रियाल इसकी मुद्रा है। इंडोनेशिया का जकार्ता है, रुपया इसका मुद्रा है। आइसलैंड जंकाविक इसकी राजधानी है और कोरोना इसकी मुद्रा है। सब याद करके याद रखना। हंगरी का बुडापेस्ट होता है, बुडापेस्ट की मुद्रा जो है फॉरेंट है। गुआना देश की राजधानी जॉर्ज टाउन है और इसकी गुआना डॉलर मुद्रा है। युआन का एथेंस है और द्रास्मा जो है इसकी मुद्रा है। घाना का अकारा है, केड़ी इसकी मुद्रा है। जाम्बिया का बंजुल इसका राजधानी है और जो है मार्क इसकी मुद्रा है। जाम्बिया मैंने बता दिया। फ्रांस का पेरिस है और फ्रैंक इसकी मुद्रा है। फिनलैंड का हॉकिल संकी और इसका जो है भरका नहीं मरक्का इसका रुपया है। फिजी का सुआ है, फिजीशियन डॉलर इसका मुद्रा है। कतर का दोहा है, कतरी रियाल इसकी मुद्रा है। चाइना जो है, चाइना ताइवान वाला चाइना है, इसका ताइपे राजधानी है, ताइवान डॉलर इसकी मुद्रा है। चिली का सेंटियागो है और पीसो इसकी मुद्रा है। कनाडा का ओटावा राजधानी है, कैनेडियन डॉलर इसका मुद्रा है। बुल्गारिया का सोफिया है और लेव इसकी मुद्रा है। आप बात समझ में आ गए। आपको जो है मुद्रा राजधानी देश याद करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे छोड़ के चलाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी देश का राज्य राजधानी दिया रहेगा। मैंने ये चैप्टर इसलिए बताया कि आपको जीके के हिसाब से भी, ठीक है ना, और रीजनिंग के हिसाब से ये जो चैप्टर है महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप जीके में याद कर रहे हो तो विविध उठाओ, ये पूरा याद कर लो, ठीक है ना। लुसेंट उठाओ, पूरा याद कर लो। कभी कभी राज्य दिया रहेगा, ठीक है ना, राजधानी दिया रहेगा। अब राजधानी में देखो, बिहार की राजधानी भैया कहाँ है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। दे देगा तो बताइए कि जयपुर किसकी राजधानी है? जयपुर किसकी राजधानी है? बताइए जयपुर किसकी राजधानी है? जयपुर किसकी राजधानी है? बताओ ना भैया, जयपुर किसकी राजधानी है? आप जानते हो, गुलाबी नगरी जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर, राजस्थान। क्या हो गया? तो आपको, मुझे नहीं लगता इसको बताने की कोई आवश्यकता है, आप इसको याद कर लोगे। बहुत सारे आपको याद होंगे, क्योंकि ये जो है ये बहुत सारे आपको याद होंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो, एक ये हो गया, चलो इसको लिख देना, क्या है सब लिख दिए, इसको क्या छोड़ दिया जाए। तो राजस्थान इसका हो गया, ठीक है ना। तो देखो, मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो है इसी टाइप से पूरे इस एनालिसिस टेस्ट में पूरे के पूरे प्रश्न रहेंगे इसी तरीके से। तो आप जो है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या मेन याद करना है। देखो, याद तो बहुत करना है, ठीक है ना, लेकिन आपको याद क्या करना है, तब याद करो 1 2 3, ठीक है ना, 4 5, आप इसको याद करो 6, इसको याद करो 7 8, अब ये हो गया 9, राजधानी 10 याद करो। और मैं बाकी आपको लिख दे रहा हूँ, अब बाकी मैं बनवा नहीं रहा, लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद से कुछ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखो मेरे दोस्तों, वैसे ही आपको याद क्या करना है, आप याद कर लोगे कि कौन सा सब्जेक्ट और उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप याद रख लोगे कि सोशियोलॉजी जो होता है समाज शास्त्र का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से वायरोलॉजी में हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से आप साइंस चैप्टर में जाओ, साइंस चैप्टर से उसका संबंधित विषय और अध्ययन क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये पूरा याद कर लो, ठीक। उसी तरह आप याद कर लो उपकरण और माप। जैसे हम एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, तो उसी तरीके से साइंस चैप्टर में जाओ और आप याद कर लो कि कौन से उपकरण से किस चीज़ को मापा जाता है। तब आप इस एनालिसिस टेस्ट को सही ढंग से कर पाओगे और आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे। उस तरह आप मात्रा और इकाई, जैसे शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट। शक्ति की मात्रा मापने के लिए उसका जो इकाई होता है क्या होता है, वाट। उस तरह लंबाई की मात्रा मापने के लिए इसकी इकाई क्या होती है, मीटर। वैसे ही आप जाओ
खोजो और याद कर लो, ठीक है ना। नहीं भी आए नेट पे सर्च करो, आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। देखो अब इंग्लिश के भी कई सारे वर्ड आ जाते हैं, इंग्लिश के भी कई सारे वर्ड आ जाते हैं जो कि आपको इसमें देंगे। जैसे मान लो कि इसमें जो होंगे समान शब्द, समान शब्द। अब देखो दो तरीके से दे देगा आपको, हाउस भी दिया रहेगा, होम भी दिया रहेगा। आप जानते हो कि हाउस का मतलब भी घर होता है, होम का भी मतलब घर होता है। उसी तरह कोई एक आइटम दे देगा और पूछेगा दूसरा का बताओ क्या होगा, तो आप देखोगे कि ये दोनों जो है सेम सेम है, तो यहाँ भी जो दिया होगा उसी का एक अलग मीनिंग वाला भी सेम होगा। तो वो होगा जैसे हाउस का होम होता है, उस तरह डेर्थ का सरलिटी होता है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इस दोनों का मतलब घर होता है, ये दोनों का मतलब अभाव होता है। उसी तरह मान लो कि सॉलिसिट दिया रहेगा और रिक्वेस्ट दिया रहेगा, दोनों का मतलब जो होता है हम जानते हैं कि अनुरोध होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई एक दिया रहेगा, मान लो किडनैप दिया रहेगा और पूछेगा बताओ दूसरा इसका समानार्थक शब्द क्या है, तो भाई एबडेंट है। तो इस सब को आपको याद रखना पड़ेगा, समानार्थी शब्दों को याद रखना पड़ेगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। अब आप याद कर लोगे धर्म और उसका पूजा स्थल, जैसे किस धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है। जैसे हिंदू धर्म का पूजा स्थल जो है मंदिर कहलाता है, ठीक है। उसी पर दे देगा कि बताओ बौद्ध का क्या होगा, चैत्य होगा, ठीक है। मुसलमान का क्या होगा भाई, उनका वो होता है मस्जिद होता है। उसी तरीके से आप सब याद रखोगे, ठीक है ना। आप हर एक धर्म का हर एक उसका पूजा स्थल क्या कहलाता है आप उसको याद रखोगे। उसी तरीके से आपको दे दिया रहेगा बताओ लोक नृत्य, किस राज्य का लोक नृत्य क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो दे दिया राजस्थान का घूमर है, राजस्थान का क्या है घूमर है, तो बताओ कि लावनी किस राज्य का है। आप जानोगे तब न लिखोगे, आपको पता होगा कि किस राज्य का तब न लिखोगे। तो मुझे तो पता है कि तो मैंने लिख दिया हाँ भाई ये महाराष्ट्र का है, क्या है महाराष्ट्र का जो है लावनी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा हर एक राज्य का हर एक लोक नृत्य। आपको याद रखना पड़ेगा प्रसिद्ध स्थान। अब बताओ दे रहा है कि पिरामिड जो है मिस्र है, पिरामिड का संबंध मिस्र से है, पिरामिड का संबंध किससे है मिस्र से। तो बताओ भाई रॉक गार्डन का संबंध कहाँ से है, तो हम देखेंगे भाई रॉक गार्डन कहाँ है, तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है, ठीक है ना। क्या है चंडीगढ़ में है, तो पता रहेगा तब ना लिखेंगे। तो इसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा प्रसिद्ध स्थान। जाओ विविध चैप्टर पे, विविध चैप्टर में जाओ और प्रसिद्ध स्थान को देखो, नहीं मिल रहा है आप नेट उठाओ, नेट पर से सर्च करो कि प्रसिद्ध स्थान, ठीक है ना, प्रसिद्ध देश और उसके स्थान, उसको सर्च करो, नोट करो और याद करो, ठीक। नदियों के किनारे अवस्थित भारतीय नगर, देखो ये सिर्फ भारतीय नगर की बात नहीं हो रहा है, ये पूरे विदेश का भी बात हो रहा है। आप यहाँ पे सर्च करो कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, किस नदी के किनारे कौन सा देश बसा हुआ है, ठीक है ना, किस नदी को किस देश का देन कहा जाता है, ठीक है ना, बात समझे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम होगा कि लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है, लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे, तो बताइए कोटा किस नदी के किनारे है, कोटा किस नदी के किनारे। अब हमको याद रहेगा, हमको पता होगा तब न हम लिखेंगे, तब ना इसका सही आंसर देंगे। तो इसके लिए आप जाओ उसको भी याद करना। तो हमको तो याद था कि भाई चंबल है, तुमने चंबल लिख दिया, आपको भी याद रहेगा चंबल तब न लिखोगे। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब देखो आपको और भी क्या 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 याद रखना पड़ेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा, आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक संख्याओं का वर्ग याद करो, ठीक है ना। इसी तरह 1 से लेकर 25 संख्या के वर्ग, ठीक है, और इसके साथ ही वर्गमूल भी पूरा का याद रखो, वर्गमूल याद रखो। 1 से 25 तक कम से कम घन और घनमूल याद रखो, घनमूल याद रखो। कम से कम 1 से लेकर 30 तक का पहाड़ा याद रखो, ठीक है ना। पहाड़ा का मतलब हो गया इंग्लिश में टेबल, हम पढ़ते हैं ना 2 टाइम्स टेबल, 3 टाइम्स टेबल, 4 टाइम्स टेबल, 10 टाइम्स टेबल। तो ये जो है टेबल से आपको याद रखना पड़ेगा, पहाड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद से देखो चलो जैसे जैसे आएगा हम इसमें जोड़ते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आप विलोम शब्द याद रख लेना भाई, विलोम शब्द भी याद रख लेना, हर एक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक, इसको आप याद रख लेना। और इसके साथ ही साथ आपको देते हैं, ठीक है ना। आप बताओ कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आपको जैसे अच्छा का संबंध बुरा से है, तो छत का संबंध क्या होगा भाई, अच्छा और बुरा। अच्छा और बुरा में क्या है, अच्छा का विपरीत होता है बुरा, अच्छा का विपरीत होता है बुरा। तो छत का विपरीत क्या होगा, छत ऊपरी हिस्सा होता है, नीचे का फर्श होगा, ठीक है ना, फर्श करो, ठीक है ना, फर्श होगा। शेर जो होता है मांद है, शेर का संबंध मांद से है, शेर का संबंध मांद से है, तो खरगोश का संबंध किससे है भैया, खरगोश का संबंध किससे है। तो आप देख रहे हो कि शेर मांद में रहता है, मतलब इसका निवास स्थान है। तो खरगोश का निवास स्थान क्या है, खरगोश का निवास स्थान जो है बिल है, ठीक है ना। अब देखो
कार का संबंध पेट्रोल से है, कार का संबंध पेट्रोल से है। इसका मतलब जो है कार और पेट्रोल में क्या संबंध हो सकता है कि कार जो है पेट्रोल से चलता है। तो भैया बताइए बस किस चीज़ से चलेगा, तो डीजल से चलेगा। तो आपको ऑप्शन में डीजल रहेगा, डीजल मार दीजिएगा। अब देखो घर का संबंध रहना से है, घर का संबंध रहना से है, घर का संबंध रहना से मतलब कि हम जानते हैं कि घर में हम रहते हैं। तो भैया स्टेडियमों में क्या करेंगे, स्टेडियमों खेलने जाएंगे, स्टेडियम में क्या करने जाएंगे, खेलने जाएंगे। तो स्टेडियम का संबंध किससे होगा, खेलना से। अब अगला आ गया विधायक का संबंध, विधानसभा है। विधायक लोग का विधानसभा से क्या संबंध होगा, विधायक का विधानसभा से क्या संबंध होगा भाई, विधायक लोग घरों में रह के थोड़े ना अपना पूरा राज्य को चलाएगा। इन लोग को विधायक को जाना पड़ेगा विधानसभा में, इन लोग का कार्यस्थल क्या है, विधानसभा है। तो उसी तरह एक छोटा सरपंच का, यहाँ पे मैंने पंच लिख दिया है, होता है सरपंच, ठीक है ना। एक छोटा सा सरपंच जो है, गांव का सरपंच है, उसका कार्यस्थल कहाँ पे होगा, उसका कार्यस्थल होगा ग्राम कचहरी। गांव का जो कचहरी होगा ना, ठीक है ना, इसका कार्यस्थल होगा ग्राम कचहरी। अगर कचहरी नहीं है तो गांव में कहीं लगाएगा अपना अड्डा और शुरू कर देगा। अब देखो रोटी का संबंध गेहूं से है, रोटी का संबंध गेहूं से है, रोटी का संबंध गेहूं से। भैया रोटी और गेहूं में का संबंध है, कौची का संबंध है। आप जानते हो कि भाई रोटी बनाने के लिए हमको आटा चाहिए, आटा के लिए हमको गेहूं चाहिए। तो गेहूं क्या है, उसका कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल है। रोटी का संबंध क्या है, गेहूं से। रोटी के लिए कच्चा माल गेहूं है। तो भैया ईंटवा के लिए कच्चा माल क्या है, ईंटा के लिए हमको चाहिए मिट्टी। क्या चाहिए, मिट्टी। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखोगे। दूध सफ़ेद, दूध और सफ़ेद में क्या अंतर है, दूध और सफ़ेद में क्या अंतर है। तो आप जानते हो कि भाई दूध का जो कलर है वह सफ़ेद है, दूध का कलर जो है सफ़ेद है। तो रक्त का संबंध कैसा है, तो रक्त का कलर हम ज्ञात करेंगे। तो कलर जानने के लिए हमको भाई पता है कि रक्त का कलर जो होता है लाल होता है, ठीक है, रक्त का कलर लाल होता है। तो आप याद रखोगे कि हर एक चीज़ का कलर, आपके आस पड़ोस जो जो चीज़ें हैं उस सबके कलर को आप याद रखोगे। लकड़ी कठोर होता है, मतलब लकड़ी कठोर, तो लकड़ी का संबंध कठोर से क्या संबंधित है, लकड़ी का संबंध कठोर से क्या है, क्या तालमेल, दोनों के बीच क्या तालमेल है। तो इसका गुण है, इसका लक्षण कि लकड़ी कठोर होता है। तो इस तरह सोना का लक्षण क्या होगा भाई, सोना का लक्षण चमकीला होता है, सोना भी कठोर होता है, ठीक है ना। तो जो भी होगा लिख लेना। तो हम लिख दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे चमकीला होता है, ये भी तो इसका गुण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि कुछ मैथमेटिकल भी आते हैं, मतलब ये सिर्फ नहीं आएगा, अब कुछ मैथमेटिकल भी होता है, कुछ दिमाग लगाने वाला होता है। तो मैंने बोला था ना कि आप पहाड़ा याद कर लेना। देखो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे, 3 छक्के 18, तो 9, तो 13 छक्के क्या होता है 78 हो गया। अब देखो ये हो गया, आपको टेबल याद करना है, आपको याद करना है टेबल। तो इसका टेबल से हो गया। ऐसे तरह का प्रश्न आते हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं बनवा रहा, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही आते हैं और आएंगे भी, आपको तरह तरह के मिलेंगे भी सेट में। तो देखो अब आ गया 10 का 99। तो 10 का 99 से क्या संबंध है, कौन सी का संबंध है, क्या संबंध है 10 का 99 से। 10 9 99 होता है, 10 के टेबल में 99 आता है, नहीं आता है। तो इसके लिए आप याद रखना वर्ग, आप इसको स्क्वायर याद रखना कि किसका स्क्वायर कितना होता है, ठीक है ना, आप वर्ग याद रखना। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 1 घटा दिया है 99, 10 में से 1 घटा दिया, मतलब 10 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया है 99 आएगा, 10 ढाई 100 और 1 घट गया 99। तो उसी तरह 9 का होगा, 9 का स्क्वायर करके 1 घटा दो तो 9 9 81 और 1 घट गया तो हो गया 80, समझे। तो आपको इसके लिए स्क्वायर याद करना पड़ेगा, हर एक संख्याओं का वर्ग याद करना पड़ेगा। इसका मतलब कम से कम तो आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद करना पड़ेगा कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसे ही करके आप 25 तक कम से कम याद करो। इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें जो है ऐसे बनाओगे, बनाते रह जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। देखो इसमें जो है 6 का घन है, 6 का घन का मतलब हुआ कि 6 का घन, तो 6 का घन का मतलब हुआ 6 को 3 बार लिखो, ठीक है ना। 6 का 36 और 36 छक्के जो होता है तुम्हारा कितना 216, 216। अब देखो इसमें क्या किया है कि 216 में से इसमें जोड़ दिया है 6 गो, हो गया है 222 गो। तो वैसे ही ना होगा, 7 का भी तो निकालोगे ना। तो 7 का क्यों निकालोगे, मतलब 7 गुने 7 गुने 7, 7 सते 49, 49 और 7 9 सते 63 और हो गया 6, कितना हो गया 7 चौका 28 और 6
28 6 28 6 34 243। अब 243 में एगो 6 ने जुड़ा था, 6 ने जुड़ा था, तो इसमें अब 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 250। ठीक, अब देखो 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324। तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। मैं देखो ये इतना इजी चैप्टर है ना, इतना इजी चैप्टर है, अगर जिसको भी याद है वो कर लेगा। मैं इसको क्यों इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मेरी बात मानो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस है तो आपको याद करना, बस है तो आपको याद करना। और देखो इस चैप्टर को याद जहाँ से भी याद करोगे ना, वो आपकी जीके कंप्लीट करेगा, वो आपकी जीके कंप्लीट करेगा, वो आपका बेसिक मैथ कंप्लीट करेगा। इसमें कुछ नहीं आता। आप जीके का जितना याद किए हो उसी से रिलेट इसमें करेगा। आप जितना भी बेसिक का बेसिक जो आप मैथ पढ़े हो वो इसमें आएगा। ठीक, बात समझे ना। तो मेरी राय मानो, आप जो है मैंने जितने भी याद करने के लिए बताया है आप इतनी याद कर लो, सबसे पहले इतनी याद कर लो, ठीक है ना। याद करने के बाद से आप जैसे जैसे याद करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट बनाओगे, आपको मिलेगा कि कौन सा संबंध कौन सा आया है। मतलब कि अगर इससे अलग है तो उसको भी देखो और उसको याद कर लो। ठीक, तो मेरे हिसाब से लगता है इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी और आपको आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है। तो मेरी राय है आप याद करें, और याद करने के बाद से आप प्रैक्टिस सेट भी बनाते रहें ताकि आपको कुछ इसका अनुभव हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट मानते हैं आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो नेट से जो है एनालॉजी टेस्ट का आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सर्च कीजिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक, अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न है जो कि नहीं आता हो, मेरे कमेंट पे लिखिए, मैं उसको आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।